आर्कटिक रीजन में क्या डिफरेंस है? लगभग 35 देशों की मैंने यात्रा की है। आप लोग खाते क्या हैं? बहुत सारी सरकारें इस पर प्रयास कर रही हैं और यूएन का एक रेजोल्यूशन भी है। तो मानव ये सोचने लगा है कि मैं अंतरिक्ष में भी घूमने जाऊं। ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4,500 किलोमीटर की दूरी है। साउथ अफ्रीका से 6,000 किलोमीटर की दूरी है। एक पहचान जमवा रामगढ़ बांध को पुनर्जीवन विराटनगर की दक्षिण से पहाड़ियों से निकलती है। अरावली हिल्स का एरिया है या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है? बहुत सारे एनिकट्स बना दिए गए। अब हमें लगा कि शायद ये एक समस्या का हल है। बाणगंगा, माधववेड़ी, ताला नदी। फंडिंग भी की थी क्योंकि हमारे पास सब पैसे नहीं थे, हमें भी अपना डेवलपमेंट करना था। हेलो फ्रेंड्स, ये है डिटॉक्स पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो। हम डिटॉक्स पर आपके लिए हर वेडनेसडे को लाते हैं हाईली इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक पॉडकास्ट। और आज हम एक विशेष पॉडकास्ट कर रहे हैं और वो बेस्ड है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अभी 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर जयपुर के जमवा रामगढ़ बांध के रिवाइवल की जो शुरुआत की है उसके ऊपर। आप जानते हैं बिन पानी सब सून। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो प्रयास है, इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके जियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, उसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एम के पंडित, और जिनसे हम बात करेंगे आज जमवा रामगढ़ से लेके अंटार्कटिका तक की। ये यात्रा आज हम करवाएंगे डॉक्टर एम के पंडित के साथ, जो जयपुर के फेमस महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, जियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, और विशेष बात यह है कि भारत की तरफ से अंटार्कटिका में जो एक्सपेडिशन गए हैं उनके मेंबर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार, और आप सभी का अभिवादन, और सबसे पहले आपका धन्यवाद इस अवसर के लिए और डिटॉक्स में बुलाने के लिए। डिटॉक्स में बुलाने के लिए सर हम आभारी हैं कि आपने समय निकाला, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी इंडस वाटर ट्रीटी पर टॉक सुनी, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। खैर, आपका जो ऑरा है वो अलग ही है। और सर, मैं विशेष बात आज ये आपसे करना चाहूँगा कि मैं आपका क्या इंट्रोडक्शन दूँ, आप थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल हमारे व्यूअर्स को खुद ही बताएं। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन महाराजा कॉलेज से की थी 1975 में। एमएससी और एमएससी टेक उदयपुर से की, और उस समय पूरे राजस्थान में सिर्फ एक ही विभाग हुआ करता था, जियोलॉजी का पीजी डिपार्टमेंट उदयपुर में हुआ करता था, और ये राजस्थान विश्वविद्यालय का विभाग था। मैंने वहीं से पीएचडी की और मैंने कुछ साल वहीं पढ़ाया। उसके बाद मैं 1985 में मैं जयपुर आ गया, और तब से यहीं जयपुर में ही रह के राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने अपनी सेवाएं दी। और इस दौरान में भूविज्ञान को समझने का और भूविज्ञान को देखने का अवसर मिला। बहुत सारे देशों में जाने का, रिसर्च के संदर्भ में कई देशों की यात्रा करने का अनुभव भी मिला, और वहाँ के लैब्स में काम करने का अनुभव मिला। तो बहुत सारी, लगभग 35 देशों की मैंने यात्रा की है अपने भूविज्ञान को लेके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो थी और सबसे अलग, जिसको कहेंगे आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, वो था मुझे सौभाग्य से 2 बार भारतीय एंटार्कटिक एक्सपीडिशन में भाग लेने का अवसर मिला। तो वो अपने आप में मेरी रिसर्च की यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट कहिए, और मेरा अचीवमेंट तो नहीं, मैं मेरा सौभाग्य कहता हूँ। कि अंटार्कटिका के क्या हिडन फैक्ट्स हैं, अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में क्या डिफरेंस है, ये क्योंकि कई बार हम एक बार मिक्सअप कर जाते हैं। जब भी मैं अंटार्कटिक की बात करता हूँ और आपने मुझे अवसर दिया, तो मुझे वो लम्हे, वो क्षण याद आते हैं जो मैंने वहाँ बिताए थे, और वो जिसको कहते हैं बहुत ही आत्मीय क्षण थे। और उन लोगों के साथ जो हमारी टीम में थे, उनके साथ जो रिलेशन बन जाते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं। उन परिस्थितियों में जब आप साथ रहते हो तो एक अलग तरह की एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। आपने बताया हिडन फैक्ट्स, तो इनफैक्ट मुझे बहुत संक्षिप्त में ये कहूँ तो हर चीज़ यहाँ हिडन फैक्ट है। आप कोई भी चीज़ बात करते हैं तो वो बड़ी मतलब हम सामान्य दृष्टि से अजूबा लगती है। जैसे किसी देश में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो आमतौर पे हम 2-3 चीज़ें ध्यान रखते हैं। एक आपका वॉलेट या पर्स, गाड़ी की या वाहन की चाबी, या और तीसरा आपका मोबाइल। और ये तीनों ही वहाँ पे निरर्थक हैं। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ कि जो चीज़ें यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनके बिना आप 1 सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर सकते, उनका वहाँ कोई इस्तेमाल ही नहीं है। और जहाँ बात, आपने एक और प्रश्न किया था आर्कटिक और अंटार्कटिक के बारे में। तो आर्कटिक जो है वो उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव में, और इनमें दोनों में मुख्य अंतर ये है कि अंटार्कटिक जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लैंड मास है, महाद्वीप है, और आर्कटिक जो है फ्रोजन ओशन है। फ्रोजन ओशन, हाँ, दोनों आप जब देखते हो तो वहाँ दोनों जगह बर्फ़ दिखाई देती है।
लेकिन मुख्य जो अंतर है वो ये है कि आर्कटिक जो है वो फ्रोजन ओशन है और एंटार्क्टिक जो है वो लैंड है जो कि बर्फ़ से कवर्ड रहती है। और एक ख़ास बात ये कि इसका सिर्फ 2.5% क्षेत्र जो है अंटार्कटिक का वो गर्मी के समय में समर में एक्सपोज होता है, रॉकी एरिया। बाकी सारा का 18% क्षेत्र पूरे समय में आइस कवर्ड रहता है और ये आइस कवर जो है विंटर में डबल हो जाता है। तो इसका जो एरिया है वो विंटर में डबल हो जाता है। आर्कटिक में आप पैदल जा सकते हैं, आप साइबेरिया से नॉर्थ में जाएंगे तो आर्कटिक पहुंच जाएंगे, आप अलास्का से जाएंगे तो आर्कटिक पहुंच जाएंगे, आप नॉर्दर्न यूरोप से जाएंगे तो आर्कटिक पहुंच जाएंगे। लेकिन एंटार्क्टिक के लिए आप एंटार्क्टिक जो है चारों तरफ घिरा हुआ है समुद्र से जी। तो ये सारे समुद्र जो है वहाँ जाके इकट्ठे हो जाते हैं और जो एंटार्क्टिक के चारों तरफ का समुद्र है इसको हम कहते हैं सदर्न ओशन। जहाँ तक सवाल है एंटार्क्टिक का, वहाँ पे जीव तो हैं लेकिन प्लांट्स नहीं हैं। तो प्लांट्स की दृष्टि से ये बड़ा जो हमारे जो कोई किसी तरह का फ्लोरा वहाँ पे नहीं है। फोना बड़ा लिमिटेड फोना है क्योंकि बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं वहाँ पे। जब फ्लोरा नहीं है तो फोना के होने की चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं होता वहाँ पे। तो हमें लगता है वहाँ अंटार्कटिका पे आप लोग खाते क्या हैं? इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अंटार्कटिक जो है वो विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ जो किसी देश के अंतर्गत नहीं आता। अच्छा। उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई उसकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होती, कोई इसकी पुलिस नहीं है, कोई इसमें मजिस्ट्रेट नहीं है। उसका सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो साइंटिस्ट करता है। साइंटिस्ट लैंड वी कैन से। हाँ, इट्स बेसिकली नो मैंस लैंड, लेकिन आज की तारीख में थोड़ा सा सुधार करके कहते हैं साइंटिस्ट लैंड। ओनली एरिया जहाँ पे कि वैज्ञानिकों की बात चलती है और सुनी जाती है। और लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं और ये लगभग 50 के दशक में ये शुरुआत हुई थी इसकी। उससे पहले तो इसकी बहुत लेट जानकारी हुई है मैं अंटार्कटिक की। और जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा यहाँ बर्फ़ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बड़ी दूभर परिस्थितियाँ हैं। तो बहुत सारे जो जैसा हमारी आदत है कि हम जो भी मिल जाए, आधिपत्य वाले जो स्थिति है हमारी कब्जा करने की। तो नॉर्वेजियन सबसे पहले पहुंचे थे वहाँ साउथ पोल पे, तो उन्होंने अपना अधिकार जताया था। साउथ अमेरिकन जो कि बहुत नज़दीक है, वहाँ से 900 किलोमीटर करीब पड़ता है। अर्जेंटीना का जो दक्षिणी क्षेत्र है, सदर्न पॉइंट जिसको कहते हैं। चिली काफ़ी नज़दीक है। ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4,500 किलोमीटर की दूरी है। साउथ अफ्रीका से 6,000 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो एक परिस्थिति इतनी विषम है कि बहुत गंभीर कोई भी देश गंभीर नहीं था उसको पूरे आधिपत्य के लिए, लेकिन अधिकार छोड़ना भी नहीं था। तो एक तरह से एक एडजस्टमेंट वाला ये हुआ कि क्यों ना इसको सबके लिए एक सामूहिक विरासत के रूप में इसको रखा जाए। और चूंकि उन दिनों में पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंता शुरू हो गई थी, तो ये एक प्रपोजल आया कि इसको जैसा है, ईश्वर ने जैसा दिया है, प्रकृति ने जैसा दिया है, इसे वैसे ही रहने दिया जाए। तो इसका उपयोग या प्रयोजन या आयोजन सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक शोध के लिए किया जाए, और वो भी कोऑपरेटिव रिसर्च, यानी कि आप जो शोध कर रहे हैं वो आप औरों से शेयर करेंगे और आप अपने डेटा को छुपाएंगे नहीं। और जो भी आपको शोध वहाँ करना है उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है पहले, और कंडीशन ये होती है कि आप एनवायरनमेंट का किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान तो स्वाभाविक है, जहाँ मानव पहुंच जाता है वहाँ कुछ ना बिल्कुल। अब आप बहुत साधारण भाषा में कहूँ तो आप ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो अरे पर्यावरण का नुकसान तो आप कर ही रहे हैं। लेकिन जहाँ पे जीवन मरण का प्रश्न हो उतनी आपको इजाज़त दी गई है वहाँ पे। और बाकी सारा आपका कचरा जो है, कचरा जब मैं बात कर रहा हूँ कचरा, तो उसमें हर तरह का वेस्ट जो आप जनरेट करते हैं, चाहे बायोलॉजिकल वेस्ट है या नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट है, वो सारा आपको वहाँ से वापस लाना पड़ता है। और जो कचरे का जो काम है ये साइंटिस्ट करते हैं, इसमें कोई अलग से लोग नहीं जाते। जहाँ तक बात है खाने की, हमारे जो टीम में 2 कुक जाते हैं साथ में, और खाने की पूरी व्यवस्था जाती है। और अगर आपकी कोई विशेष आपके डिमांड है आहार के लिए, कोई आपकी विशेष कंडीशन है, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। और रेगुलर खाना बनता है, और खाने की एक आपकी जो कमेटी होती है वो तय करती है कि क्या क्या खाना बनेगा, और सब तरह का खाना वहाँ मिलता है। तो दक्षिण भारतीय खाना, उत्तर भारतीय खाना, और उसके अलावा आप अगर खुद बनाना चाहें तो भी आपको पूरी सुविधा मिलती है। स्पेस जैसी लिमिटेशंस तो नहीं है कम से? नहीं, वहाँ पर ये एक एडवांटेज है, वहाँ पे ये लिमिटेशंस नहीं है। और आप ये एक एरिया है जहाँ पे आपको सरकार या जो भी आयोजक हैं वो कोशिश करते हैं कि इसमें आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो जैसे चाय की बात अगर हम करें तो 20-25 तरह की चाय वहाँ पे अवेलेबल है, आप बनाइए पीजिए जो भी। और बहुत सारे खाने में मुझे कभी खाने में समस्या नहीं आई।
कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है, ग्लोबल वार्मिंग, ये टेम्परेचर राइज होना, लो होना, इसका क्या इम्पैक्ट है अंटार्कटिका में? देखिए पहले तो मुझे लगता है कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की या क्लाइमेट चेंज की जब बात करते हैं तो अब आजकल सब लोग इतनी जानकारी तो सबको है कि इसका मतलब है कि पिछले लगातार कई वर्षों से जो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। और ये एक चिंता का विषय भी है निश्चित रूप से, और बहुत सारी सरकारें इस पर प्रयास कर रही हैं, और यूएन का एक रेजोल्यूशन भी है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो था उसके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको लाना है, या ज़्यादातर 2 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा, अन्यथा वो ये इसके लिए मानव जाति के लिए हानिकारक होगा। आपने पूछा इसका प्रभाव अंटार्कटिका को लेकर विशेष रूप से, तो सबसे पहला जो प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का पड़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहला प्रभाव क्या होगा कि जो पोलर आइस है, जो कि इतने सालों से वहाँ बर्फ परमानेंटली जमी हुई है। इससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि अंटार्कटिक जो है विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा से भी बड़ा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है ये। और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है, बरसात तो नहीं होती, लेकिन जो जितनी हल्की सी जो बर्फ़ पड़ती है वो मुश्किल से 1 या 1.5 सेंटीमीटर पड़ती है साल भर में। और इस वजह से काफ़ी ड्राई एरिया, और ख़ास बात यह कि ये जो पड़ती है जमा होती रहती है, ये पिघलती नहीं आसानी से। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहले ये इतनी अथाह जो बिलियंस ऑफ टन्स की जो बर्फ़ है, ये जब पिघलेगी तो कहाँ जाएगी? ये समुद्र में जाएगी। और समुद्र का लेवल अगर 20 सेंटीमीटर बढ़ता है या 50 सेंटीमीटर भी बढ़ जाता है तो बहुत सारे हमारे लगभग 20 से 30% जो क्षेत्र है, जो हमारे इलाके हैं, तो बहुत सारे द्वीप हैं, वो सब डूब जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मतलब हमारी जो सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा वो खतरा है ये। और अंटार्कटिक का जो क्लाइमेट है बहुत ही क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जहाँ के टेम्परेचर्स बहुत कम रहते हैं, तो ज़रा सा भी वेरिएशन जो है उसका असर वहाँ बहुत जल्दी दिखाई देता है। इसलिए अंटार्कटिक में विशेष रूप से जितनी भी हम लोग जब जाते हैं, जितनी भी टीम्स जाती हैं, उनमें एक, चाहे आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, एक आपका काम ये मॉनिटरिंग का काम ज़रूर रहता है। जैसे आइसबर्ग्स होते हैं, जो ग्लेशियर जब आगे बढ़ता है, बर्फ़ के ऊपर पानी के ऊपर आके ठहर जाता है, तो उसको हम कहते हैं आइस शेल्फ। और जब ये टूट जाता है, और वो टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण है टेम्परेचर का बढ़ना। तो पिछले दशकों में आइसबर्ग्स की संख्या बढ़ी है, और जब हम और वो आइसबर्ग्स हम हर साल मॉनिटर करते हैं। तो एक तो आइसबर्ग कहाँ पे है और कितना मतलब इसकी तरफ सेंटर की तरफ कितना ऊपर की तरफ बढ़ा है, उसको देखते हैं। और ये सब डायरेक्ट इसका रिलेशन है क्लाइमेट चेंज से। सर दूसरी बात ये है, ये जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट तो आपने बताया कि अब क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत बढ़ गए हैं, तो मानव ये सोचने लगा है कि मैं अंतरिक्ष में भी घूमने जाऊं और अंटार्कटिका पे भी घूमने जाऊं। तो ये जो कॉमन लोगों की जो वहाँ पर फुटफॉल बढ़ने का जो प्रयास है, क्या इससे भी अंटार्कटिका पे इफेक्ट हो रहा है? अंटार्कटिका पे इससे इफेक्ट हो रहा है ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी वो जो फुटफॉल वाला जो मसला है उसको काफ़ी कंट्रोल में किया हुआ है। और हम लोग जो वैज्ञानिक हैं वो प्रयास यही कर रहे हैं कि इसको अंटार्कटिक को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। लेकिन बहुत सारी, जो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे इसमें इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। तो एक ये कहा जाता है कि टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि मिनिमम इंटरवेंशन वाली या मिनिमम नुकसान करने वाली होती है। तो बहुत सारे क्रूज़ जाते हैं आजकल भी, ये सेंट्रल अमेरिका से क्रूज़ जाते हैं, शिप से आप वहाँ जा सकते हैं। अंटार्कटिक के उसके वहाँ पे शिप वहाँ खड़ा होता है, और आप ये जो यात्री हैं उनको हेलीकॉप्टर से अंटार्कटिक पे विजिट कराई जाती है। 2-4-5 घंटे वहाँ घूम के वापस अपने केबिन में चले जाते हैं। अब प्रयास ये चल रहा है कि वहाँ पे टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाने की परमिशन दी जाए। मैंने उससे पहले भी जिक्र किया था कि अंटार्कटिक में एक जो अलिखित नियम है, बहुत सख्त है वहाँ पे पर्यावरण को लेकर। वहाँ पे पर्यावरण को लेकर किसी तरह की कोई कोताही अलाउड ही नहीं है। अगर एक व्यक्तिगत रूप से आप पाए गए पर्यावरण का नुकसान करते हुए, तो आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, जीवन भर आप अंटार्कटिक नहीं जा सकते। और अगर ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्टेशन की, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आपको स्टेशन बंद करके आपको वापस जाना पड़ेगा। तो ये एक प्रयास, ये जो भी जिसको कहते हैं कि ये रस्साकशी या जद्दोजहद चल रही है कि, और निश्चित रूप से जब फुटफॉल बढ़ेगा तो उसका असर अंटार्कटिक पर पड़ेगा।
लेकिन एंटार्क्टिक का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के एक पावन अवसर पर जयपुर के एक पहचान जमवा रामगढ़ बांध को पुनर्जीवन देने का जो उन्होंने अभियान शुरू किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जहाँ तक बात आप जमवा रामगढ़ की जब बात कर रहे हैं तो ये 2000 के बाद से लगभग ये सूख गया है। हाँ, तो वो जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, ये हमारी जनरेशन से एक जनरेशन बाद के भी समझ लीजिए, वो निश्चित रूप से जब बात जमवा रामगढ़ की बात करते हैं तो वो एक जयपुर की पहचान के रूप में इसको याद करते हैं। और एक बड़ी एक जिसको कहते हैं कि एक चुभन थी दिल में चुभने वाली बात थी कि जिस रामगढ़ को हमने उस पे पूरे शबाब पे देखा, उस पूरे यौवन पे देखा, उसको जब इस स्थिति में देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। हर बार पिछले कई सालों से प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसी बात नहीं, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं इस बारे में चिंतित थी, प्रयासरत थी। सरकार का भी सरकार की तरफ से भी प्रयास थे, कोर्ट की तरफ से भी काफ़ी सारे इसमें पॉजिटिव था। तो सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही थी। तो इस साल 5 जून के अवसर पर, जो कि बड़ा ऐतिहासिक अवसर था, गंगा दशहरे का भी अवसर था और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो था ही, तो उस दिन ये इसकी एक शुरुआत की है। और मुझे लगता है कि जो चीज़ शायद जो कम थी, बाकी सब चीज़ें तो इसमें थी, लेकिन जो चीज़ मिसिंग थी वो ये थी इच्छा शक्ति का अभाव। और इच्छा शक्ति, मेरी और आपकी इच्छा शक्ति से काम नहीं चलेगा। इच्छा शक्ति, जब सरकार की इच्छा शक्ति होगी, पॉलिटिकल विल जो होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव विल जब, तो निश्चित रूप से ये कार्य संपन्न होगा। और ये हमारी सबकी आशा है कि इसका पुनर्जीवन हो और जयपुर की एक, जिसको कहते हैं जयपुर की एक आत्मा कहीं ना कहीं से, और जो जयपुर के लोग हैं, जयपुर की पहचान है, ये तो ये जयपुर की आत्मा कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं हर जयपुरवासी इससे जुड़ा हुआ है। सर, मैं अपनी स्टडी में पढ़ रहा था कि 1904 में सवाई माधो सिंह के जो महाराज थे, उन्होंने इसको, ये बन के कंप्लीट हुआ उनके कार्यकाल में। और इसका काफ़ी बड़ा कैचमेंट एरिया 847 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनाया गया और 104 वाटर बॉडीज़ हैं इसके आसपास, जो जयपुर को बताते हैं सन 2005 तक पूरी तरह से वाटर की सप्लाई देता था। और 1982 में जब 1982 में एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, तब यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता, जी बिल्कुल, बोट कंपटीशन आयोजित किया। जी हाँ, कि यहाँ ये जो अरावली हिल्स का एरिया है, यहाँ क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आए जिससे कि ये परेशानी खड़ी हो गई? आपने बिल्कुल सही कहा कि 1904 में जो इसका वर्तमान स्वरूप 1904 में आया, लेकिन इसका जो इससे पहले 1876 में ये बनाया गया था। अच्छा। तब ये लोकल नीड्स के लिए बनाया गया था, आसपास के इलाके, क्योंकि हम लोग राजस्थान में खासतौर से जल का महत्व तो वैसे ही सिविलाइजेशन का हमेशा जल के साथ में एक संबंध रहा ही है। वायु के बाद जो सेकंड नंबर है जीवन के लिए, वो जल है। और इसलिए जल और जीवन दोनों को अलग साथ साथ देखा जाता है। और जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ तो जल का वैसे अभाव है और हमारे यहाँ पानी बड़ा अमूल्य है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके जो डेवलप किया था उस समय, तो जयपुर शहर के लिए इसको बनाया गया था कि जयपुर शहर की जितनी पानी की जो ज़रूरत थी वो काफ़ी समय तक चल रहा था। और एक समय जयपुर की जितनी भी आवश्यकता थी सारी यहीं से आया करती थी। बाद में जब जयपुर का विकास हुआ, जो वॉल्ड सिटी के बाहर हुआ, तो फिर नलकूपों से लाना शुरू हुआ। कोई जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंज हुए हैं जिससे कि ये जो डैम्स बनाए गए, बांध बनाए गए, इनके सर्वाइवल पे खतरा हो गया? इसका स्टडी आपकी क्या कहती है इसमें? ये आर्टिफिशियल लेक है जहाँ पे कि जो कि उपयुक्त स्थान देख के वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से किया जाता है कि आप एक जगह इसका निकास रोक दें तो पानी इकट्ठा हो जाता है। आप यूँ समझिए कि जैसे गांव में तालाब बनाए जाते हैं, रामगढ़ गए हों तो आप ये देखेंगे कि एक तरफ से यहाँ पहाड़ हैं जो कि अब नेचुरल बैरियर हैं, और उसके अलावा लेकिन ये जो बाकी जो एरिया है उसका ग्रेडियंट बहुत कम है। ग्रेडियंट तो उसमें ढलान नहीं है। ग्रेडियंट मींस ढलान है। तो किसी भी लेक के लिए ग्रेडियंट या ढलान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी चारों तरफ से आके उस लेक में इकट्ठा होता है। यहाँ पे ढलान बहुत कम है और इसकी वजह से एक नुकसान ये है कि, और दूसरी बात है कि यहाँ किसी तरह की कोई ये मतलब एनुअल रिवर या पेरेंनियल रिवर नहीं है, जहाँ पे कि लगातार पूरे साल भर वो पानी। बाणगंगा, माधववेड़ी, ताला नदी, ये सब मौसमी नदियाँ हैं शायद।
जी हाँ, ये मौसमी नदी है। सबसे मुख्य जो है बाणगंगा नदी है, जो कि विराटनगर के दक्षिण से पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद में इधर बहती है दौसा भरतपुर साइड। जी हाँ, और तो ये बाणगंगा बेसिन कहलाता है। अगर इसको जियोमोर्फोलॉजिकली हम बात करते हैं तो ये सारा क्षेत्र जो है, जम्मू रामगढ़ का क्षेत्र, उसके आसपास का शाहपुरा, आमेर, मनोरपुर वगैरह का क्षेत्र है। और इसमें जो कि ग्रेडियंट नहीं है, इसलिए जो और सारा का सारा पानी बरसाती नालों से आता है। तो बरसाती नाले छोटे छोटे अपना रास्ता निकाल लेते हैं, तो बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स बनती हैं वहाँ पर। और ये स्ट्रीम्स इकट्ठी होकर थोड़ी सी बड़ी बनती हैं, और फाइनली ये जो नाले हैं ये भी अपने आप में स्ट्रीम्स ही हैं। और सिर्फ ये जो मानसून के समय में जो बरसात होती है उसी का पानी ये बाणगंगा और ताला नदी और एक इधर से आमेर से गोमती नाला भी कहलाता है, वो भी इसमें मिल जाता है। तो ये सब पानी वहाँ पे ये कैचमेंट बेसिकली इनके जो प्रवाह था वो इन्हीं नदियों द्वारा होता था। अब जो पानी की समस्या हमेशा से हमारे यहाँ रही है, हमारे यहाँ और खासतौर राजस्थान में जो वर्षा पर निर्भरता बहुत अधिक है, और वर्षा की ये जो है इसका जो क्रम है ये भी बड़ा सा अप्रत्याशित रहा है, रिलायबल नहीं है कभी। और हम अकाल और दुर्भिक्ष हमारे साथ मतलब इतिहास में कोई नई बात नहीं है। तो कई साल ऐसे निकल जाते हैं जहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता, कुएँ सूख जाते हैं। तो उन कुएँ को बनाए रखने के लिए एनीकट्स का एक प्रावधान किया गया। हाँ, 80 के दशक में एनीकट छोटे से चेक डैम कहलाते हैं। तो वो उस नाले का जो फ्लो होता है बीच में रुक जाता है गाँव के पास में, और वो ओवरफ्लो के बाद में पानी आगे निकल जाता है। अब दिक्कत समस्या है कि वो बरसात कम हो गई तो वो उसमें उन नालों में पानी इतना कम हो गया कि वो आगे तक बढ़ा ही नहीं। अच्छा। तो वो जो ये एक तरह से जिसको कहते हैं कि हम ये एक रीजन तो ये हो गया कि वहाँ पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई, चोक हो गई, बहुत सारे एनीकट्स बना दिए गए। अब हमें लगा कि शायद ये एक समस्या का हल है, तो जितने ज़्यादा एनीकट होंगे उतने ज़्यादा हमारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन वो उससे दूसरी समस्या उस समय ध्यान नहीं दिया गया। और दूसरा फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर क्षेत्र मैदानी प्लेन है, उसमें कई सारे अतिक्रमण हुए। तो ये छोटे छोटे नाले जो थे वो अवरुद्ध हो गए, और इन नालों में की क्षमता इतनी नहीं होती, इतना वेग इतना नहीं होता कि वो अपना रास्ता बना लें फोर्सफुली कहीं। हाँ, क्योंकि ये आपने जैसे बताया 104 तरह के सिस्टम है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये बहुत इनका खुद जो इंडिविजुअल नाला बहुत छोटा होता है। और जब आपने सिर्फ एक बाउंड्री वाल अगर आपने बना दी तो वो उसका वेग रुक गया। और कुछ बहुत सारे जो ज़मीन थी वहाँ पे, जो प्राइवेट ओन्ड लैंड थी, जो काम में नहीं आ रही थी, लेकिन वो नाले तो उनमें से चलते थे। और जब बाद में शायद कुछ नलकूप लगा दिए या किसी और कारण से जैसे डेवलपमेंट हुआ, तो जो लोग उसके ओनर थे उन्होंने भी वहाँ पे अपने वो बाउंड्री वॉल्स बना ली, जो कि पूर्णतः जायज़ है। और इन सब का परिणाम ये हुआ कि वो पानी आना धीरे धीरे बंद हो गया। और एक दुखद स्थिति है कि मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ एक बात, कि जब बरसात का समय होता है तो जयपुर जिसमें हम रहते हैं, आधे घंटे की बरसात में जयपुर की सड़कें जो है वो 4-4 फुट 5-5 फुट पानी भर जाता है। लेकिन पूरे मानसून में इतने सालों में रामगढ़ में मुश्किल पानी नहीं आता। ये बड़ी ये आश्चर्य की बात है कि मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि जयपुर के पूरे शहर में पानी भरा हुआ है और वहाँ पानी नहीं है। और जबकि मतलब सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे की बारिश होती है। अब आप कल्पना कीजिए 3 महीने का मानसून होने के बाद भी वहाँ पानी, इस जम्वा रामगढ़ बांध में 78 फीट तक पानी आ जाया करता था, वो पानी के लिए आज प्यासा है। सर, बात हम ये करेंगे कि हम राजस्थान में रहते हैं और हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ जो रिवर सिस्टम है और राजस्थान का रिवर सिस्टम है, उसमें ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस है कि वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम जो जम्वा रामगढ़ बांध में क्रिएट हुई है वहाँ के डैम्स में नहीं होती? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि वहाँ पर लेक्स नहीं सूखती, यहाँ लेक्स सूख रही हैं। वहाँ कम ज़्यादा होती है लेकिन ऐसी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। तो बात एक तो महत्वपूर्ण, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे कोई पेरेनियल रिवर सरफेस वाटर सिस्टम नहीं है हमारे राजस्थान में। सरफेस वाटर सिस्टम कोई ऐसा नहीं जो कि साल सतत चलता रहे। चंबल नदी है, लेकिन वो एक चंबल नदी है, वो जब राजस्थान के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे चलती है, वो ईस्ट में है, वो उसका लिमिटेड हुआ है एरिया। बाकी जो राजस्थान का क्षेत्र है वो जनरली जो रिवर्स है हमारी, वो सिर्फ मानसून में एक्टिव होती हैं। और जो हमारा क्षेत्र है ये इसके अरावली के अलावा बाकी आमतौर पर फ्लैट एरिया है। अरावली के अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो थोड़ा पठारी इलाका है, और पश्चिम में जो है ये रेतीला मैदानी इलाका है। तो यहाँ स्लोप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो स्ट्रीम्स एक तरह की सिंगल चैनल नहीं बनती। जो उसका
वेलोसिटी होनी चाहिए वो। हाँ, तो अगर सिंगल स्ट्रीम बनेगी तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, उसका प्रवाह ज़्यादा होगा। तो छोटे छोटे नाले बनते हैं जो कि इकट्ठे होकर बड़े नाले का रूप लेते हैं, और फाइनली जिनको नदी भी कहते हैं वो एक तरह से बरसाती नाले की तरह से ही काम करते हैं। ये समस्या हिमालय में नहीं है। हिमालय में तो सतत ग्लेशियर के पिघलने से या सबसरफेस अंडरग्राउंड सोर्सेज से पानी लगातार आता रहता है, और वेग जो है नदी का जो बहुत एक लिमिटेड उसमें चैनल होती है, तो नदी का जो वॉल्यूम है, पानी का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वेग बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से पानी वहाँ पर सतत आता रहता है। स्टीप हिमालय इज मोर स्टीपर देन अरावली वी कैन से। निश्चित जो पहाड़ी इलाका हुआ उसमें तो उसमें ढलान निश्चित, जैसे यही यहाँ पे राजस्थान में देख सकते हैं कि अरावली का क्षेत्र है, उसमें ढलान ज़्यादा है, और ये इसी ढलान को ही उपयोग किया जाता है किसी रिजर्वायर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे रामगढ़ में भी एक जो इसका ईस्ट का जो इलाका है, रामगढ़ के ईस्ट में वो पहाड़ी इलाका है, जो कि इसमें अरावली की पहाड़ियाँ हैं और सामने का इलाका फ्लैट है। वहीं पर एक जो इसका फ्लो जो निकलता था नाले में, रिवर में, उसको ब्लॉक करके वहाँ पे बांध बनाया गया। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने वो समय भी देखा जब भी ओवरफ्लो होता था बांध, नीचे जो नदी थी वो आगे जाके एक फिशरी डेवलपमेंट सेंटर भी था, आप अगर देखेंगे तो अभी भी दिख जाएगा वो। तो वहाँ मत्स्य पालन का भी काफ़ी बड़ा मतलब फिश ब्रीडिंग और टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी काफ़ी अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन तो नहीं कह, लेकिन जयपुराइट्स के लिए था एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। मैं मुझे ये तो नहीं कहूँगा कि बाहर के लोग यहाँ आया करते थे, पर एक जयपुर की एक आत्मा जिसको कहते हैं, कि हम लोग भी जब हम पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो साइकिल पे हम लोग वहाँ जाया करते थे, और ख़ासतौर से मानसून में वहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी। संडेज़ को तो वहाँ जगह ही नहीं मिलती थी चलने फिरने की, ऐसी स्थिति हो जाती थी। और टूरिस्ट शायद उतने ज़्यादा, टूरिस्ट के लिए उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था वो। लेकिन जब 1982 में जब एशियन गेम्स हुए थे, जब यहाँ पे नौकायन प्रतियोगिता हुई थी, उसमें थोड़ा सा डेवलप किया गया था। आप अगर जाएँ तो वहाँ पे वो बैठने की व्यवस्था की गई है एक साइड में, तो वो उन दिनों में लगाई गई थी। उसके बाद में ये थोड़ा सा टूरिज्म के प्रत्येक के हिसाब से इसको डेवलप किया गया। यहाँ बोटिंग की भी व्यवस्था थी एक समय में, और आपको वो पैडल बोट्स भी वहाँ पे हुआ करती थी। और तो वो जिस समय पीक पे था वो, उसके बाद जो बड़ा दुर्भाग्य है। तो आपने जम्बा रामगढ़ का पीक देखा है और हमने जम्बा रामगढ़ का बिल्कुल ख़त्म होता हुआ इलाका देखा है। मैं कुछ दिन, एक साल पहले वहाँ गया था किसी ऑफिशियल विजिट पे, तब मैंने उसको देखा कि वहाँ जर्मनी और इंग्लैंड से लाई हुई मशीनें लगी हुई हैं, माधो सिंह जी ने लगवाई। आज भी वो मशीनें एज इट इज़ वहाँ पर लगी हुई हैं, पंप हाउस जो बनाया गया है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या हमारे यहाँ जो राजस्थान में एक्सपर्ट्स हैं, या हमारे यहाँ जो एकेडमिक माइंड्स हैं, क्या उन्होंने गवर्नमेंट को पिछले वर्षों में क्या कुछ ऐसा एडवाइस दी, या कुछ बताने की कोशिश की कि इस इतने बड़े एरिया को वापस रिवाइव किया जाए, डेवलप किया जाए? इस पर प्रयास तो चल ही रहे हैं। मतलब कोई भी जिसको कहते हैं जो जयपुर से जुड़ा हुआ है, और खासतौर से जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग थे, और जो जयपुर के प्रति एक जो निष्ठा रखते हैं, जयपुर के प्रति आत्मीयता रखते हैं, तो बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं यहाँ पे, बहुत सारे NGOs ने काम किया, बहुत सारे साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई, और इवन सरकार के स्तर पर भी काफ़ी प्रयास हुए हैं कि इसको कमेटीज़ भी बनी, कुछ हाई पावर्ड कमेटीज़ भी बनाई गई कोर्ट के डायरेक्शन से, राज्य सरकार के निर्देश पे, कि इसको कैसे किया जाए। उनकी रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है कि बहुत, और वैसे देखा जाए तो बहुत सीधी सी भाषा में ये है कि वहाँ पानी लाना है, और पानी लाने के लिए एक व्यवस्था होगी, एक चैनल होगी। वो जो ओरिजिनल व्यवस्था थी वो ब्लॉक हो गई। कुछ जो हमारे जो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं, उसकी बलि चढ़ गई। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे विकास के नाम पर सड़कें बनाई जाती हैं या कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं परमानेंट, क्या हम इस विकास को किस तरह से देख रहे हैं कि एक वाटर बॉडी को ख़त्म कर रहे हैं? इसीलिए हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। हाँ, क्योंकि विकास भी आवश्यक है, हम को इसको सारे एस्पेक्ट्स को देख के आगे बढ़ने की बात है। इसमें समस्या ये है कि हम एक समस्या का हल करने के लिए उसको तात्कालिक उसके जो वो है उसके उपाय करते हैं, और दीर्घकालिक उसके प्रभाव कई बार हम
पीछे छूट जाते हैं या ध्यान नहीं दे पाते उस समय, क्योंकि हमारी उस समय प्राथमिकता जो रहती है कि उस समस्या को हल करने की होती है, और वो समस्या हल हो गई तो हमें लगता है कि ये समस्या दूर हो गई, और वो जो उसके दुष्परिणाम है वो बाद में नज़र आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि 18वीं शताब्दी में जब ये इसका औद्योगिकरण माना गया कि ये सबसे मतलब डेवलप विकास के लिए और मानव के उत्थान के लिए औद्योगिकरण एकमात्र वो है, उपाय है, एकमात्र विकल्प है, और पूरा का पूरा जोर औद्योगिकरण पर लगाया गया, बिना ये जाने सोचे कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं। उस समय किसी को नहीं पता था कि आपने जो चिमनी से जो आपकी गैस जा रही है वो आगे जाके आपके लिए नुकसान करेगी। उसका असर 150 साल बाद पता लगा। तो ऐसे ही है अभी। तो मुझे लगता है कि ये एक वाटर उसमें जैसे एनिकट्स का था तो अच्छा प्रावधान था, ताकि वहाँ के जो लोकल वेल्स हैं उनमें रिचार्ज हो जाए, पानी अवेलेबिलिटी हो जाए, लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी देखना भी ज़रूरी था। और रोड्स जो बनी है आजकल हमारे, बिना रोड्स के आप जानते हैं कि बिना रोड्स के कुछ भी नहीं है, रोड्स बनाना बहुत आवश्यक है। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको बचाते हुए रोड बनाने में, रोड बनाते समय ये भी ध्यान रखा जाए कि हम जो पर्यावरण का मिनिमम नुकसान करके रोड बनाए, क्योंकि ये पर्यावरण हमारे केवल एक कहने सुनने की बात नहीं, बल्कि हमारे उसके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात सर ने बताई। और विकास के नाम पर हम जब सस्टेनेबिलिटी को भूल जाते हैं तब कहीं जाकर हम प्रकृति के नुकसान की रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर तो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ये बताइए कि सर उसका क्या स्टेटस है और वो कैसे इम्पैक्टफुल है। इंडस वाटर ट्रीटी, हम जब पानी की बात हो रही है और हिमालय की भी बात हमने की, तो जब हम बात करते हैं इंडस वाटर तो बात होती है पंजाब की। पंजाब क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी में इंडस सिंधु नदी, उसके अलावा जो 5 नदियां हैं इसमें रावी, व्यास, सतलज, चेनाब और झीलम, ये 5 नदियां प्लस जो सिंधु नदी है, इनको मिला के इंडस रिवर सिस्टम बनता है। और तो ये 5 नदियां उस समय अविभाजित पंजाब में बहा करती थी, इसीलिए उसका नाम पंजाब पड़ा था। पर जब 1947 में विभाजन के बाद में हमारे पास 3 ये रह गई, झेलम और चेनाब, ये कश्मीर से पाकिस्तान में चली जाती हैं, पाकिस्तान के पंजाब में चली जाती हैं, तो हमारे पंजाब में 3 ही हैं। तो वो जो 2 नदियाँ जो कश्मीर से पंजाब में जाती हैं और आगे जाके इसमें सिंधु मिल जाती हैं, तो 1960 में जो हमारी एक एग्रीमेंट हुआ था, IMF ने मध्यस्थता की थी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने कुछ फंडिंग भी की थी, क्योंकि हमारे पास सब पैसे नहीं थे, हमें भी अपना डेवलपमेंट करना था। तो उसमें ये हुआ था कि ये 3 नदियाँ जो हैं, इनके पानी का उपयोग मूलतः पाकिस्तान करेगा। 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% उपयोग करने की हमें अनुमति दी गई थी। और एक और हमें इसमें ये फैसिलिटी थी कि हम पानी का उपयोग किए बिना और किसी काम में ले सकते हैं। तो इस वजह से क्योंकि उस पर प्रवाह अच्छा होता है, तो उस प्रवाह का इस्तेमाल करते हुए हमने वहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए। वो यूज़ कर सकते हैं हम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में पानी यूज़ नहीं होता है, सिर्फ पानी का जो वेग होता है उसको आप इस्तेमाल करते हैं, पानी तो आगे निकल जाता है। तो पानी जैसे अगर आपने इरिगेशन में यूज़ करते हैं या किसी और पर्पज के यूज़ करते हैं, तो पानी एक्चुअली खर्च हो रहा है। यहाँ पानी खर्च नहीं होता, सिर्फ वो टरबाइन को चलाने के काम में आता है। और अभी तक स्थिति ये थी कि हम लोग अपना 20% का जो अपना जो वो है वो भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। पिछले दिनों में जो पहलगाम में जो घटना हुई, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए, तो उनमें एक हमने ये भारत सरकार ने इस ट्रीटी को टेम्परेरीली रोक दिया है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, टेम्परेरी रोक देने का क्या अर्थ है? देखिए, ये क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान है, हो सकता है कि मेरे विषय से बाहर की बात है, क्योंकि हम ये अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान है, इसमें हम सिग्नेटरी हैं, हम लोगों ने एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक हस्ताक्षर किए, तो हमारी जिम्मेदारी भी है इसमें। लेकिन भारत को ये ऐसा नहीं कि अचानक ये समस्या आ गई और हमने वो, चूँकि वो हुआ और हमारा पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया और हमने इस अवसर का लाभ उठाते हुए इसको तात्कालिक रूप से अभियान में डाल दिया है। समस्या पिछले कई साल से चल रही है। हाँ, तो पिछले कई साल से चल रही थी समस्या, और उसका एक वो था, एक इन्होंने उसमें फोरम भी बनाई थी कि इसमें आपस में मिलके हल करने वाली बात है। कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट्स जो चेनाब पे
या झेलम पे जो हमने 2017 के बाद से कुछ हमारा इनके साथ में कुछ उनको उस पर आपत्ति थी, तो ये स्थिति तो चल रही थी। और दूसरी बात ये है कि 1960 की जो परिस्थितियाँ थी और वर्तमान परिस्थितियों में बहुत फ़र्क आ गया। पिछले 60 साल से ऊपर की 65 साल में काफ़ी चीज़ें बदली हैं। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन, या जो ये है, हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई है। तो इस ट्रीटी को भारत वैसे भी कह रहा था कि इसे थोड़ा सा एक बार दोबारा देखा जाए वर्तमान परिस्थिति में, रिव्यू करने की बात। और कुछ हमारी समस्याएं थी जो आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे वो भी चल रहे थे, लेकिन अभी तात्कालिक रूप से। और इसमें एक प्रावधान और था कि हम जिसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, क्योंकि हम ऊपर की साइड पे थे जहाँ पे कि पानी इनफ्लो आ रहा है, जिसको कहते हैं कि अपर साइड, और वहाँ से पानी जा रहा है, तो हम उनको सूचना देते थे कि अभी ज़्यादा पानी आ रहा है। क्योंकि जैसे अगर कैचमेंट एरिया में ज़्यादा बरसात होती है तो नेचुरली इनफ्लो बढ़ गया, तो आपको गेट्स खोलने पड़ते हैं, नहीं तो आपका बांध जो फ्लडिंग हो जाएगी। और वो गेट्स खोलने पड़ते तो हमको सूचना देते थे कि हम पानी अब आपका पानी है, जो आप देख लें कि जितने इसमें 1-2 दिन का समय लगेगा पहुँचने में, तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर लें। या कभी पानी कम रोकने की बात हो, जो कम करने की, तो वो अब इस प्रावधान जो हमने जो इसको टेम्परेरी अवेयंस में डाला है, अब हमारी ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें उनको सूचना देना पड़े कि पानी ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिकल दिक्कत ये है कि हमारे जो बांध वहाँ पे बनाए गए थे वो स्टोरेज के पर्पज से नहीं बनाए गए थे। क्योंकि प्रावधान जैसे मैंने बताया कि वो था कि 80% पानी उनको जाएगा, तो 20% के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी नहीं। तो हमने जो बांध बनाए थे, छोटे बांध थे, वो सिर्फ यही था कि हमारे को रेगुलर सतत पानी का प्रवाह आता रहे, ताकि हमारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो पावर पॉइंट वो चलते रहे। तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब तकनीकी रूप से वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि उसका जो गाद जिसको बोलते हैं, जो वहाँ पे वो निकाल दें, तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी अपने बढ़ जाती है। इवन उससे भी काफ़ी असर पड़ता है। तो एक तरह से एक वाटर स्ट्राइक मानी जाए पाकिस्तान के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। पानी जो पाकिस्तान का कहना है कि वाटर बॉम्ब है, और ये उसका असर जो है वो शायद ये जो मिसाइल से आगे के वर्षों में देखा जाएगा, क्योंकि 80% एरिया जो है पाकिस्तान का, जैसे इंडस रिवर और उससे संबंधित उनकी एग्रीकल्चर और उनकी वाटर डिमांड्स और उनकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ये इसी पर निर्भर करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने, बहुत प्रिसाइजली आपने सारी इस इंडस वाटर ट्रीटी की हमारे सामने चर्चा की, हमारे व्यूअर्स को बताया कि आप जिस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, इतने वर्ष आपने इसकी साधना में निकाले, जियोलॉजी, भूविज्ञान, आज के कंटेक्स्ट में इसका क्या यूज़ है और हमारे स्टूडेंट्स इसको कैसे टेकअप कर सकते हैं अपने करियर बिल्डिंग के लिए। एक दुर्भाग्य है कि क्योंकि मुझे अवसर मिला कई देशों में जाने का, तो पूरे विश्व में भूविज्ञान की महत्ता को लेके कोई समस्या नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि भारतवर्ष में ये विषय पीछे रह गया। और मैं आपसे यह शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ा करते थे और उसके बाद कई साल तक इसे माइनर सब्जेक्ट कहा जाता था, माइनर सब्जेक्ट, जबकि एक पूर्ण विषय है। और मानव सृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ मैं जब हम बात करते हैं जियोलॉजी की, तो एक आम धारणा में जियोलॉजी का मतलब माइनिंग। हाँ, तो मतलब 90% लोग या मतलब बहुत सारे लोग जियोलॉजी जानते नहीं हैं, या अगर जो जानते हैं उनको जियोलॉजी और माइनिंग से ज़्यादा उसके बाहर इसको नहीं देखते हैं। तो मैं इसी पे एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि दुनिया में 2 बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं। एक एग्रीकल्चर है और एक माइनिंग है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो सेकेंडरी है। तो केवल इस बात से ये स्पष्ट हुआ कि इस विषय का कितना बड़ा महत्व है। बात यह कि जो माइनिंग, जहाँ तक बात करते हैं, माइनिंग तो इस भूविज्ञान में बहुत छोटा सा विषय है, लेकिन माइनिंग बड़ी विचित्र, अपने आप में बड़ी विचित्र विधा है, क्योंकि मिनरल कहाँ मिलेगा इसकी कोई इसका कोई पैटर्न नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपने देखा कि अभी वर्तमान में हम लोग चाइना के पास एक बड़ी मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स की, जिसकी कि हमें बहुत क्रिटिकल मिनरल है, जिसकी आवश्यकता हमें हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी की जो बात करते हैं, उनकी बैटरीज के लिए हमें चाहिए वो। तो वो पता लगा कि वो, और ये ऑयल जितना सारा अरब कंट्रीज़ में चला गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पर इरेटिक है, और कहाँ मिलेगा, ज़मीन के अंदर कैसे मिलेगा, ये अपने आप में एक विधा है। पर ये तो छोटी सी बात है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं छात्रों को ही, आपने अवसर दिया, छात्रों को भी बता रहा हूँ
कि भारतवर्ष की एकमात्र मिनिस्ट्री है जो कि विषय के संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, MOES। तो केवल इस शब्द से पता लग जाता है कि विषय कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री नहीं मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फिजिक्स नहीं मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ जोलॉजी नहीं मिलेगी। और वर्तमान में जो पर्यावरण को लेकर जो बात करते हैं, जितने परिवर्तन जो सरफेस पे दिखाई देते हैं उनका उद्गम बहुत अंदर है, पृथ्वी के अंदर है। तो जब हम और जियोलॉजी जो है पृथ्वी से नहीं होती, जियोलॉजी तो पूरे ब्रह्मांड से शुरू होती है, पृथ्वी के बनने से पहले से शुरू होती है। तो इसलिए कैसे पार्टिकल जनरेट हुए, मैटर बना, फिर एस्ट्रॉइड्स बने, उनसे फिर उनके जुड़ने से ग्रह बने, फिर ये सोलर सिस्टम बना, बिग बैंग थ्योरी से शुरू करते हैं हम लोग, और यहाँ तक कैसे पहुँचे, किन परिस्थितियों में पहुँचे। और ये हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं पिछले 10,000, 15,000, 20,000 साल की बात करते हैं, तो जियोलॉजी में 20,000 साल का स्केल ही नहीं होता। अब लोग तो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स, मैंने सुना तो है कि कुछ ना कुछ उल्लेख उनमें निश्चित रूप से है, और पर उसको रिलेट करना थोड़ा इस समय मुश्किल होगा। तो आज हमने इस पॉडकास्ट में बात की अंटार्कटिका की, और बात की जमवा रामगढ़ बांध जयपुर की, साथ में बात की कि जियोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, बात की इंडस वाटर ट्रीटी की। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे व्यूअर्स को बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिक जियोलॉजिकल जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अवसर दिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे द डिटॉक्स शो कुदरत स्टूडियो में। ऐसे ही एकेडमिक पॉडकास्ट के लिए हम आपसे हर वेडनेसडे को मिलते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट हमें लाइक और सब्सक्राइब के जरिए मिलता रहता है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप किस विषय पर पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं। अगले फिर एक एकेडमिक पॉडकास्ट, इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दिनकर शर्मा की ओर से नमस्कार।